ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग पाल्पेशन के बारे में पढ़ रहे थे। लीवर स्प्लीन के पाल्पेशन के तरीके को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग गॉल ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं। गॉल ब्लैडर को भी उसी तरह से पाल्पेट करते हैं जिस तरह से लीवर को पाल्पेट करते हैं, यानी राइट इलियक फोसा से शुरू करते हैं और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक तक पाल्पेटिंग हैंड को ले जाते हैं और फिर वहां पर गॉल ब्लैडर को फिल करते हैं। नॉर्मली जो है गॉल ब्लैडर पाल्पेबल नहीं होता है। इम्तिहान बिल्लम्स में महसूस नहीं होता है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है, डिस्टेंडेड होता है और बढ़ा हुआ होता है, तो उसी वक्त ये पाल्पेबल हुआ करता है। बढ़े हुए होने की सूरत में पाल्पेट करने पर किस तरह से फील होता है? फर्म, स्मूथ, राउंडेड या ग्लोबुलर स्वेलिंग की तरह से महसूस होता है। और ये जो है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स के लेटरल साइड में पाया जाता है। गॉल ब्लैडर के बढ़ जाने के क्या क्या असबाब हैं? इसके मुख्तलिफ असबाब हैं जिसकी मौजूदगी में गॉल ब्लैडर बढ़ा हुआ महसूस होता है। एक तो जब पेनक्रियाज के हेड में कैंसर हो जाए, सरतान रासेबान क्रॉस की मौजूदगी में भी गॉल ब्लैडर बढ़ा हुआ होता है। या फिर जब कॉमन बाइल डक्ट के अंदर कैंसर हो जाए और उसके नतीजे में उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाए, तो उस वक्त भी गॉल ब्लैडर जो है बढ़ा हुआ होगा, इनलार्ज्ड गॉल ब्लैडर होगा। और इन दोनों मर्जी कैफियत के साथ साथ मरीज जो है यरकान में भी मुब्तला होता है, जॉन्डिस में भी मुब्तला होता है, यानी कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज और मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीबीडी, ये दो असबाब हैं। तो इसके साथ साथ मरीज जॉन्डिस में भी मुब्तला होता है। एक और वजह गॉल ब्लैडर के बढ़ने की क्या होती है? जब गॉल ब्लैडर के नेक में स्टोन जाकर के फंस जाता है, उसके नतीजे में जब म्यूकोसिल बन जाता है, गॉल ब्लैडर का जो एक कॉम्प्लिकेशन है म्यूकस सिस्ट में तब्दील हो जाता है, तो उस वक्त भी गॉल ब्लैडर बढ़ा हुआ पाल्पेट करने पे मिलता है। लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क क्या है, इस तरह की कंडीशन में मरीज जॉन्डिस में मुब्तला नहीं होता है। तीसरी वजह, खुद जब गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो जाए तो उस सूरत में भी गॉल ब्लैडर बढ़ा हुआ होगा और पाल्पेट करने पे फील होता है। उसको इम्तिहान बिल्लम्स में महसूस कर सकते हैं। अब हम लोग किडनी के पाल्पेशन की बात कर रहे हैं कि किडनी को किस तरह से पाल्पेट करते हैं। किडनी को पाल्पेट करने के लिए जो पाल्पेटिंग फिजिशियन है उसको चाहिए कि वो अपने दाएं हाथ को, राइट हैंड को लंबर रीजन में ऊपर की तरफ रखे, एंटीरियर एस्पेक्ट पे, और बाएं हाथ पीछे की तरफ रखना चाहिए। और फिर मरीज से कहते हैं कि गहरी सांस लीजिए, टेक डीप ब्रीथ। और जब वो गहरी सांस लेता है तो सांस के दौरान नीचे वाले हाथ को ऊपर की तरफ और ऊपर वाले हाथ को नीचे की तरफ दबाते हैं और दोनों हाथों के दरमियान किडनी को महसूस करते हैं। इस तरह से पहले राइट किडनी को और फिर लेफ्ट किडनी को पाल्पेट करना चाहिए। अगर किडनी
बढ़ा हुआ महसूस हो तो उसके अपर मार्जिन और लोअर मार्जिन को भी महसूस करना चाहिए। इसके साथ साथ लंबर रीजन में एंटेरियरली जो है परकशन भी करते हैं। परकशन करने पर अगर टिम्पेनिक साउंड सुनाई देती है तो ये इस बात की दलील है कि किडनी जो है बढ़ा हुआ है, इनलार्ज किडनी है। बढ़े हुए किडनी के मुख्तलिफ असबाब हुआ करते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस, नेफ्रोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में किडनी इनलार्ज होता है। यूरिनरी ब्लैडर को भी पाल्पेट करते हैं। ये भी नॉर्मली जो है इम्पाल्पेबल होता है, महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाए, एहतबास बॉल में मरीज अगर मुब्तला है तो सुप्रा प्यूबिक रीजन में यूरिनरी ब्लैडर को महसूस किया जा सकता है। कभी कभी रिटेंशन ऑफ यूरिन इतना ज़्यादा होता है कि यूरिनरी ब्लैडर का जो अपर बॉर्डर है उसको अम्बलाइकस के करीब महसूस कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ अंडरलाइंग ऑर्गन को पाल्पेट करना चाहिए पाल्पेशन के दौरान। अब हम लोग परकशन की बात कर रहे हैं। निज़ाम हज़म के इम्तिहान करते वक्त परकशन भी करना चाहिए। इम्तिहान बिल करा, इसको यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? इम्तिहान बिल करा। परकशन कैसे करते हैं? परकशन करते वक्त एक हाथ की हथेली को एब्डोमिनल वाल पे रखते हैं और दूसरे हाथ की उंगली से, जो हाथ हमने एब्डोमिनल वाल पे रखा है, दूसरी हाथ की उंगली से उसको परकस करते, उसको ठोकर मारते हैं और फिर ये देखने की कोशिश कर, ये सुनने की कोशिश करते हैं कि परकस करने पर किस तरह की आवाज सुनाई देती है। तो परकस करने पर जो नॉर्मल साउंड सुनाई देती है वो, उसको क्या कहते हैं? टिम्पेनिक साउंड। ये हल्की आवाज होती है। लेकिन जब एब्डोमेन के अंदर गैस बहुत ज़्यादा मौजूद होता है तो उस वक्त ये टिम्पेनिक साउंड जो है ज़्यादा तेज सुनाई देती है। और अदर जो मर्जी हालात हैं, डिजीज कंडीशंस हैं, उस वक्त जब बत्न का इम्तिहान बिलकरा करते हैं, परकस करते हैं, तो डल साउंड भी सुनाई देती है। अगर परकस करने पे भद्दी आवाज़ सुनाई दे तो डल साउंड का मौजूद होना इस बात की दलील है कि एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर या तो फ्लूइड बहुत ज़्यादा है या फिर ऑर्गेनोमेगेली है। लीवर स्प्लीन अगर बढ़ जाता है, उसके अंदर अज़्म पैदा हो जाता है, तो उसके नतीजे में भी डल साउंड सुनाई देती है, भद्दी आवाज़ सुनाई देती है। अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड का पता लगाने के लिए दो तरह का इम्तिहान करते हैं। फ्लूइड किस कंडीशन में एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी में पाई जाती है? एसाइटिस में, इस्तिस्का। अगर मरीज इस्तिस्का में मुब्तला है, एसाइटिस में मुब्तला है, तो एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड की मौजूदगी की वजह से वहाँ पर डल साउंड सुनाई देती है। तो उसको पता लगाने के लिए कि फ्लूइड है या और कुछ है, उसके लिए दो तरह का के इम्तिहान किए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड थ्रिल, इर्तियाश माई और शिफ्टिंग डलनेस, रजरजा। तो फ्लूइड थ्रिल कैसे करते हैं? फ्लूइड थ्रिल, इसको देखने का तरीका है कि मरीज को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं
और फिर मरीज के हाथ को अल्नर बॉर्डर को जो है उसके बीच में सीधा सीधा रखवाते हैं। और जो फिर पाल्पेटिंग फिजिशियन होता है, पर जो परकस कर रहा होता है, वो एब्डोमेन के एक जानिब के हिस्से पर उंगलियों से ठोकर मारता है, शार्प फ्लिक डिलीवर करता है, और दूसरी जानिब के हाथ से जो फ्लूइड है उसकी थ्रिल को महसूस करता है। तो एसाइटिस की मौजूदगी में फ्लूइड थ्रिल महसूस होती है परकसिंग हैंड को। इसी तरह से शिफ्टिंग डलनेस को भी देखना चाहिए एसाइटिस के मरीज में। इसे देखने का तरीका है कि बतन के एक जानिब पहले परकस करते हैं, एब्डोमेन के एक हिस्से को परकस करके उसकी आवाज़ को सुनते हैं कि वहाँ किस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। फिर मरीज को दूसरी करवट लेटाते हैं और जिस जगह पर परकस किया था पहले, वहीं पर फिर आवाज़ को सुनते हैं। दूसरी मर्तबा जब परकस करने पर वहाँ टिम्पेनिक साउंड सुनाई देती है, जबकि करवट दिलाने से पहले उसी जगह पर डल साउंड सुनाई देती है। ये आवाज़ में तब्दीली की वजह क्या है? करवट दिलाने से पहले जो रतूबत थी वहाँ पे, वो दूसरी तरफ, जो फ्लूइड थी वो दूसरी तरफ मुंतकिल हो गई। इस तरह से शिफ्टिंग डलनेस ये मॉडरेट एसाइटिस वगैरह की मौजूदगी में देखते हैं। और जब शिफ्टिंग डलनेस मौजूद हो तो ये इस बात की दलील है मरीज जो है एसाइटिस में मुब्तला है, वो इस्तिस्का का मरीज है। परकशन के दौरान ये भी देखना चाहिए कि लीवर बढ़ा हुआ तो नहीं है। लीवर के परकशन को देखने के लिए परकशन को एंटेरियरली स्टार्ट करते हैं। एंटेरियरली इन द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन फ्रॉम सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से शुरू करते हैं और नीचे की तरफ बढ़ते हैं, और रिपीटेड उसको जो है एंटेरियर, मिड एंड पोस्टेरियर एक्सिलरी लाइन और स्केपुलर लाइन को परकस करते हैं पोस्टेरियरली। नॉर्मल लिवर डलनेस जो है उसका रकबा कहाँ तक होता है? फिफ्थ स्पेस में होता है, मिड क्लेविकुलर लाइन, इन द फिफ्थ स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन, और सेवेंथ स्पेस में होता है एंटेरियर एक्सिलरी में, और नाइन्थ स्पेस में होगा स्केपुलर लाइन में। ये लीवर का नॉर्मल डलनेस एरिया होता है। लेकिन जब लीवर बढ़ जाता है, खासतौर से लीवर एब्सेस वगैरह में, तो उसका अपर बॉर्डर जो होगा वो परकस करने पे कहाँ पे महसूस होता है? फोर्थ या थर्ड स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। जब लीवर के सुपेरियर सरफेस पे एब्सेस हो जाए या अमेबिक लीवर एब्सेस में मरीज मुब्तला होता है, तो बढ़ा हुआ रकबा या बढ़ा हुआ एरिया डलनेस का वो कहाँ पे महसूस होता है? फोर्थ या थर्ड स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। और नीचे की तरफ इसी तरह से लीवर अगर बढ़ा हुआ है तो वो कहाँ महसूस होगा? उसका डलनेस का रकबा जो होता है सिक्स्थ या सेवेंथ राइट इंटरकोस्टल स्पेस में डलनेस एरिया मौजूद होता है। खासतौर से जब मरीज एम्फाइसेमा में मुब्तला हो या राइट साइडेड नीमोथोरेक्स वगैरह में मरीज जब मुब्तला होता है, तो लीवर का डलनेस एरिया नीचे वाले हिस्से में सिक्स्थ या सेवेंथ राइट इंटरकोस्टल स्पेस में
महसूस होता है। अब हम लोग आस्कल्टेशन की बात कर रहे हैं। इम्तिहान बिस्समा, स्टेथोस्कोप की मदद से एब्डोमेन के अंदर मौजूद आवाज को भी सुनने की कोशिश करते हैं। उसको क्या कहते हैं? इम्तिहान बिस्समा, आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन में खासतौर से हम लोगों को देखना चाहिए कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक साउंड जो है वो सुनाई दे रही है या नहीं। पेरिस्टाल्टिक साउंड क्या होती है? ये इंटेस्टाइनल साउंड होती है, जो इंटेस्टाइनल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जब पैदा होता है और जो उसके अंदर फ्लूइड और गैस मिली हुई रतूबत मौजूद है, वो जब इंटेस्टाइन से गुजर रही होती है उस वक्त एक तरह की आवाज़ सुनाई देती है। उसी को पेरिस्टाल्टिक साउंड या इंटेस्टाइनल साउंड या फिर तिब्बी इस्तिलाह में बार्बोरिग्मिक साउंड कहते हैं। बार्बोरिग्मिक साउंड, इसकी भी बड़ी अहमियत है। अगर मरीज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में मुब्तला होता है, तसद्दुद आमा में मुब्तला होता है, खासतौर से जब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जुज़ी तसद्दुद पाया जाता है, तो उस वक्त जो है ये पेरिस्टाल्टिक साउंड लाउड होगी। उसको क्या कहते हैं? हाइपर पेरिस्टाल्टिक साउंड। हाइपर पेरिस्टाल्टिक साउंड सुनाई देती है। लाउड पेरिस्टाल्टिक साउंड के साथ साथ एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा और साथ में क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन भी मरीज को होता है। यह इस बात की दलील है कि मरीज जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में मुब्तला है, पार्शियल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन में मुब्तला है। इसी तरह इम्तिहान बिस्समा के दौरान अगर 5 मिनट तक पेरिस्टाल्टिक साउंड सुनाई नहीं दे तो इसका ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है और इस बात की दलील हुआ करती है कि मरीज जो है बोवेल एटोनी या इलियस में मुब्तला है। पैरालाइटिक इलियस वगैरह में जब मरीज मुब्तला होता है पैनक्रियाटाइटिस वगैरह के नतीजे में, तो पेरिस्टाल्टिक साउंड सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट जो है आर्टेरियल ब्रूट है। ये भी एक तरह की आवाज़ है जो इम्तिहान बिस्समा के दौरान, बत्न के इम्तिहान बिस्समा के दौरान आस्कल्टेशन के दौरान सुनना चाहिए। यह आवाज़ किस तरह की होती है? वेरिएबल हार्श साउंड इन टेम्पो विद द पल्स ड्यू टू टर्बुलेंस इन आर्टेरियल फ्लो। जो शरियानी दौरान खून है वो जब बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा होता है तो उस वक्त एक तरह की आवाज़ सुनाई देती है, उसी को आर्टेरियल ब्रूट कहते हैं। जब कोई आर्टरी वगैरह दबी हुई होती है, उस पर कंप्रेशन होता है, तब इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ कहाँ पे सुनना चाहिए? लीवर के मकाम पर। अगर लीवर के मकाम पर ब्रूट सुनाई दे तो इसका मतलब है कि लीवर में कोई वास्कुलर ट्यूमर है, कोई ऐसा ट्यूमर है जिसके अंदर उरुक दमगिया की कसरत पाई जा रही है, जैसे हेपेटोमा है, एंजियोमा है। इसी तरह से इसको स्प्लीन के मकाम पर भी ब्रूट को सुनते हैं। अगर वहाँ पर भी ब्रूट सुनाई दे तो इसका मतलब स्प्लीन में कोई वास्कुलर ट्यूमर है। अब ब्रूट को एओर्टा के मकाम पर भी सुनते हैं। अगर सॉफ्ट ब्रूट हो एओर्टा के मकाम पर तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर लॉर्ड ब्रूट सुनाई दे एओर्टा के मकाम पर तो इसका मतलब है कि एओर्टा के अंदर एन्यूरिज्म है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसके अंदर तसल्लुब पैदा हो गया, इसलिए इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है।
एक और आवाज है, उसको भी सुनने की कोशिश करते हैं। वेनस हम उसको कहते हैं, वेनस हम। वेनस हम में किस तरह की आवाज होती है? ये कॉन्टिन्यूस सॉफ्टर एंड लवर पिच्ड आवाज होती है। ब्रूट के मुकाबले में ये आवाज हल्की होती है। वेनस हम इज कॉन्टिन्यूस सॉफ्टर एंड लवर पिच्ड देन ब्रूट। और वेनस हम किस वजह से पैदा हुआ करती है? पोर्टल सिस्टेमिक शंटिंग की वजह से। इसको भी लीवर के मकाम पर या अम्बलाइकस के मकाम पर सुनते हैं। किसी कुछ पूछना है तो पूछो। वालेकुम सलाम। पेन है तो कोई न कोई वजह तो हो सकती है। ठीक है। कभी कभी हो रहा, अगर स्टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है कि वो मस्कुलर पेन होगा। ठीक है, अगर स्टूल डिसऑर्डर भी पाया जा रहा है तब उसको देखना चाहिए। कोलाइटिस वगैरह में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। क्या चीज? से है? अच्छा, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि वो कभी कभार हो रहा है तो मस्कुलर पेन हो सकता है, या गैस उसकी वजह से भी इस तरह का दर्द हो सकता है। लेकिन अगर रेगुलर पेन रहता है और इसके साथ साथ स्टूल भी एबनॉर्मल हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है तो फिर हो सकता है कोलाइटिस वगैरह हो। मस्कुलर पेन हो सकता है। निगार आफरीन। मोहम्मद खालिद। आप समझ में आ गया? शबीना परवीन। वालेकुम सलाम, समझ में आया? समन फातिमा। वालेकुम सलाम, समझ में आया? महजबी नाज। डॉक्टर महजबी नाज। लगता है आज वो क्लास में नहीं है। मोहम्मद कैफ। वालेकुम सलाम, समझ में आया? जमाली। समझ में आ गया? अच्छा, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर एंड करते भी, मेरे बच्चे का भी एग्जाम होगा तुरंत। अच्छा ठीक। ठीक, अल्लाह हाफिज। यार